फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 1977 की फिल्म चाचा भतीजा के बारे में एक स्पेशल एपिसोड 2024 के शुरू में अपलोड किया था। अब तक वो एपिसोड ठीक चल रहा था। अब अचानक वो एपिसोड ग्लोबली बैन कर दिया गया है कॉपीराइट की वजह से। उस एपिसोड में फिल्म के बहुत क्लिप्स थे, शायद उसकी वजह से वो एपिसोड बैन हो गया है। पर मेरे पास वो ओरिजिनल एपिसोड था, इसलिए मैंने उस एपिसोड को री एडिट करके दोबारा अपलोड किया है। इस एपिसोड में आपको क्लिप्स कम नजर आएंगी, पर एपिसोड का कंटेंट ऑलमोस्ट पूरा है। जिन लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा था उनके लिए ये एक फ्रेश एपिसोड की तरह है। जिन लोगों ने वो एपिसोड देखा था वो भी इसे दोबारा देख सकते हैं। एपिसोड उतना ही मजेदार है। शुरू करते हैं चाचा भतीजा की बात। फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें और कुछ फिल्म के बारे में बातें। ये आप सब जानते ही हैं कि 1977 में मनमोहन देसाई की 4 फिल्में बहुत कामयाब हुईं। अमर, अकबर, एंथोनी, धर्मवीर, परवरिश और चाचा भतीजा। ऐसा किसी प्लान के हिसाब से नहीं था कि चारों फिल्मों को एक ही साल में रिलीज करना है। इमरजेंसी पीरियड में कुछ फिल्में डिले हो गई थीं, उस कारण मनमोहन देसाई की ये 4 फिल्में इत्तेफाक से एक ही साल में रिलीज हो गईं। 1974 की फिल्म रोटी के बाद मनमोहन देसाई की अगली फिल्म जो रिलीज हुई वो 1977 में हुई। इन चारों में से सबसे पहले चाचा भतीजा रिलीज हुई, फिर धर्मवीर, फिर अमर, अकबर, एंथोनी और आखिर में परवरिश। चाचा भतीजा इकलौती फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और रणधीर कपूर ने साथ काम किया है। 1977 में मनमोहन देसाई की रिलीज हुई 4 फिल्मों में से ये इकलौती फिल्म है जिसमें नीतू सिंह नहीं थी। बाकी तीनों में नीतू सिंह हीरोइंस में से एक थीं। शोले के एपिसोड में आपको बताया था कि सलीम जावेद ने शोले का 4 लाइन का आइडिया निर्माता बलदेव पुष्करना को बेच दिया था। बलदेव पुष्करना ने मनमोहन देसाई को साइन किया था अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। मनमोहन देसाई को सलीम जावेद की ये कहानी पसंद नहीं आई थी, ये उनकी टाइप की फिल्म नहीं थी। दीप्ता कीर्ति चौधरी की बुक के अनुसार फिर सलीम जावेद ने मनमोहन देसाई को चाचा भतीजा का आइडिया सुनाया जो मनमोहन देसाई को पसंद आया। जुहू के फेमस सन एंड सैंड होटल में सलीम जावेद इस फिल्म को लिख रहे थे जब उन्होंने मनमोहन देसाई के सामने अमिताभ बच्चन की बहुत तारीफ की, बार बार की। फिर एक दिन मनमोहन देसाई से अमिताभ बच्चन की मुलाकात करवा दी, पर मनमोहन देसाई को अमिताभ पसंद नहीं आए। सलीम जावेद ने अमिताभ के बारे में मनमोहन देसाई से कहा था कि आप एक दिन मानोगे कि इस एक्टर में कुछ बात है। ऐसा बहुत जल्द हो गया था जब मनमोहन देसाई ने अमिताभ को अमर, अकबर, एंथोनी में साइन किया था। चाचा भतीजा की बात पर आते हैं। ये कहा जाता है कि सलीम जावेद ने मनमोहन देसाई को ये आइडिया सुनाया, पर फिल्म के क्रेडिट्स की बात करें तो स्टोरी का आइडिया प्रयागराज का था। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स सलीम जावेद। प्रयागराज और मनमोहन देसाई बहुत पहले से कनेक्टेड थे। स्टोरी का आइडिया प्रयागराज का हो सकता है। उनके बारे में डिटेल में किसी अलग एपिसोड में बात होगी। आज चाचा भतीजा की बात करते हैं। मिलना बिछड़ना तो ठीक है, पर इस आइडिया में डिफरेंट बात यह थी कि यह कहानी बाप और बेटे की नहीं थी, पेरेंट्स और बच्चों की नहीं थी, भाई भाई की नहीं थी। कहानी को ऐसा रूप देना था कि कहानी चाचा और भतीजा के बारे में हो। फिल्म के बाकी क्रेडिट्स की बात करके बात आगे बढ़ाते हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता बलदेव पुष्करना और M.M. मल्होत्रा, निर्देशक मनमोहन देसाई। उस दौर में मल्टी स्टार फिल्में बनने लगी थीं। स्टार ज्यादा होंगे तो कहानी में उनका आपसी कनेक्शन भी ऐसा होना चाहिए जिसे ऑडियंस एंजॉय करे। 2 हीरो कहानी में अगर एक ही फैमिली से हैं और उनकी टक्कर है तो ऑडियंस उस बात से बहुत जुड़ जाती थी, बेचैनी भी महसूस करती थी कि कब इन्हें पता चलेगा कि ये एक ही फैमिली से हैं। बाकी फिल्म मेकर्स की मसाला फिल्मों और मनमोहन देसाई की मसाला फिल्मों का सबसे बड़ा फर्क ये था कि इलॉजिकल बातें और गिमिक्स जितनी कन्विक्शन से मनमोहन देसाई पेश करते थे कोई और नहीं कर पाता था। अक्सर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े निर्देशकों की बात होती है, उनकी शॉट टेकिंग की बात होती है, स्टोरी टेलिंग की बात होती है, पर उन सब में सबसे ज्यादा अगर मासेस को किसी ने समझा है तो वो मनमोहन देसाई ही थे। उनकी शॉट टेकिंग पर दर्शक का ध्यान ना जाना उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने अपनी फिल्मों को ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से शूट किया। चाचा भतीजा की शूटिंग पर बहुत बार सलीम जावेद और मनमोहन देसाई की अनबन हुई। सलीम जावेद की अपनी आदत थी कि फिल्म मेकिंग में पूरी तरह इन्वॉल्व होकर
निर्देशक के साथ बात करते रहते थे कि ये सही है, ये गलत है, कहानी का असली रूप ये नहीं है, ये है। पर मनमोहन देसाई खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। उन्हें सलीम जावेद की इंटरफेरेंस पसंद नहीं आती थी। ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र सलीम जावेद के हक में ही बात करते थे। फिल्म के शुरू से ही धर्मेंद्र मनमोहन देसाई को सलीम जावेद की काबिलियत के बारे में कहते रहते थे कि ये लोग बेस्ट हैं। बाद में मनमोहन देसाई ने स्टेटमेंट दी थी कि सलीम जावेद के साथ वही डायरेक्टर काम कर सकता है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कंप्रोमाइज कर सके। सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला निर्देशक सलीम जावेद के साथ काम नहीं कर सकता। वो लोग बहुत इंटरफेयर करते हैं। उनके साथ एक ही फिल्म बनाकर मेरी बस हो गई। मनमोहन देसाई ने यह भी कहा था कि 1977 में रिलीज हुई मेरी 4 फिल्मों में से चाचा भतीजा ही सबसे कम चली, बाकी 3 बिना सलीम जावेद के थीं ज्यादा कामयाब रहीं। प्रकाश मेहरा की भी मुकद्दर का सिकंदर बिना सलीम जावेद के थी, जो जंजीर से ज्यादा चली। इसके बाद मनमोहन देसाई ने सलीम जावेद के साथ काम नहीं किया। जब सलीम जावेद अलग हो चुके थे, उसके बहुत साल बाद सलीम खान ने मनमोहन देसाई के लिए एक ही फिल्म लिखी थी, तूफान, जिसके निर्देशक थे केतन देसाई। चाचा भतीजा शुरू होते ही दर्शक को इंगेज कर लेती है, जो मनमोहन देसाई की खासियत थी। फिल्म शुरू में बहुत तेज चलती है। कहानी में रहमान की पत्नी इंद्रानी मुखर्जी बहुत समय तक मां नहीं बन पाती। जीवन, उसकी बहन सोनिया साहनी और सोनिया का पति देव कुमार जीवन के एक प्लान के अनुसार ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि रहमान की पत्नी सोनिया के बच्चे को अपना बच्चा कहकर रहमान को पिता बनने का सुख देती है। जीवन और सोनिया ऐसा खेल रचाते हैं कि रहमान अपनी पत्नी को बदचलन समझता है। पत्नी घर छोड़ देती है। रहमान का छोटा भाई अपनी भाभी को मां की तरह चाहता है पर कुछ कर नहीं पाता। इंद्रानी मुखर्जी डूबकर जान देना चाहती है पर अनवर उसे बचा लेता है, अपनी बहन बनाकर घर में रखता है। पता चलता है इंद्रानी अब सच में मां बनने वाली है। उधर जीवन अपनी बहन सोनिया को रहमान के बच्चे की देखभाल के लिए लाता है और रहमान को कन्विंस करता है कि वो दूसरी शादी कर ले। असली बच्चे को लेकर जब रहमान की पत्नी वहां आती है तो देखती है कि रहमान की शादी हो रही है। वो लौट जाती है। रहमान की सारी जायदाद पर काबू पाने के लिए रहमान के छोटे भाई को भी रास्ते से हटाना जरूरी है, पर वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है और उसको एक क्रिश्चियन लेडी दुर्गा खोटे अपना लेती है। धर्मेंद्र के बचपन का रोल सत्यजीत ने किया था। फिल्म में एक सीन है कि अनजाने में ही बच्चा सिनेमा की टिकट्स ब्लैक में बेचना शुरू कर देता है। ये गोरेगांव के सम्राट टॉकीज का सीन है। वहां दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म यहूदी लगी हुई दिखाई गई है। धर्मेंद्र की सजेशन पर यहूदी फिल्म की टिकट्स ब्लैक होती दिखाई गईं, क्योंकि धर्मेंद्र अपने दिल के सबसे करीब दिलीप कुमार और मीना कुमारी को ट्रिब्यूट देना चाहते थे। फिल्म में जब बच्चा बड़ा होकर धर्मेंद्र बन जाता है तब वहां बॉबी की टिकट्स ब्लैक होती दिखाई गईं। ये मनमोहन देसाई की तरफ से उनके ऑल टाइम फेवरेट राज कपूर को ट्रिब्यूट था। कहानी आगे बढ़ती है। इंद्रानी मुखर्जी का बेटा रणधीर कपूर बन चुका है। रहमान जिसे अपना बेटा समझता है, जो असल में सोनिया साहनी का बेटा है, वो बड़ा होकर रुपेश कुमार बन जाता है। बस्ती में हेमा मालिनी दारू का अड्डा चलाती है। धर्मेंद्र के साथ उसका इंटरेक्शन शुरू से ही दिखाया है। योगिता बाली हरी शिव दसानी की बेटी है, जिसकी शादी रुपेश कुमार के साथ करने की बात है, पर वो रणधीर कपूर से प्यार करती है। रणधीर कपूर को इंडिपेंडेंट 2 गाने मिले थे। माने कहा था वो बेटा कभी दिल के सिखाना तोड़ो, जीना जरूरी है, जीना जरूरी है। धर्मेंद्र हेमा पर भी 2 गाने थे। तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, एक गाना सभी गाते हैं, पर गाना कैस्टो मुखर्जी पर बनाया गया। शादी बनाने को कैस्टो चला। शादी बनाने को कैस्टो चला। कॉमर्शियल एंटरटेनर में भी मनमोहन देसाई इमोशंस को बहुत बढ़िया हैंडल करते थे। फिल्म में जब धर्मेंद्र अपनी बिछड़ी हुई भाभी को पहचान लेते हैं, उस सीन का इमोशनल इम्पैक्ट पर्दे पर बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद धर्मेंद्र, रणधीर कपूर, इंद्रानी मुखर्जी, अनवर, हेमा मालिनी मिलकर रहमान के सामने दुश्मनों की सच्चाई लाने का प्लान बनाते हैं। चाचा भतीजा का रहमान के घर में नौकर बनकर आना, अपने प्लान से सबको बेवकूफ बनाना इलॉजिकल होते हुए भी इंटरेस्टिंग लगता है। बुरे काम का बुरा नतीजा, भाई चाचा हाँ भतीजा।
फिल्म में अजीब बात है कि इतना लंबा सीक्वेंस बनाया गया, एक गाना चलाया गया, भूत राजा महाराजा, ये साबित करने के लिए कि सोनिया साहनी ने क्या साजिश की थी। एक तरह से उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करना था, पर केस्टो मुखर्जी रिकॉर्ड नहीं कर पाते, यानी इतनी मेहनत बेकार गई। फिर इतना लंबा फिल्म का पोर्शन और ये गाना क्यों था, इसका जवाब कोई नहीं। भूत राजा महाराजा म्यूजिकली सबसे बेस्ट था। गाने का ऑर्केस्ट्रा बहुत एंटरटेनिंग है और गाना बहुत अच्छा फिल्माया गया है। फिल्म के आखिरी हिस्से में मनमोहन देसाई के गिमिक्स बहुत काम करते हैं। मारपीट के दौरान धर्मेंद्र का जीवन की जेब से चिट्ठी निकालना, रणधीर कपूर को देना, रणधीर कपूर का वही चिट्ठी रहमान की जेब में डालना, अनवर का गाड़ी के पीछे रंग का डिब्बा बांधना, आखिरी पोर्शन में जब इंद्रानी मुखर्जी ऊपर लटकी है, नीचे अनवर, धर्मेंद्र और रणधीर कपूर हैं, वो चिल्ला नहीं सकती, नहीं तो उसके पति को मार दिया जाएगा। वो अपना मंगलसूत्र नीचे फेंकती है जो दुआ मांग रहे अनवर के हाथों में गिरता है। नीचे ये तीनों भी प्लान करते हैं कि गुंडों को पता ना चले कि हमें उनके बारे में पता चल चुका है। ये सारी चीजें माहौल में एक एनर्जी भर देती थी। मनमोहन देसाई का साफ साफ कहना था कि जैसे मंदिर के बाहर आप अपनी चप्पल उतार देते हैं, वैसे ही मेरी फिल्म देखने आए हो तो लॉजिक सिनेमा के बाहर छोड़कर आना। फिल्म में गाने सिचुएशन के हिसाब से ठीक थे। ओवरऑल गाने कुछ खास नहीं थे। टाइटल सॉन्ग ज्यादा पॉपुलर हुआ, बुरे काम का बुरा नतीजा। बिना का गीतमाला 1977 एनओ लिस्ट में 21वें नंबर पर था। सब कलाकार अपने अपनी जगह कमाल थे। रहमान की अथॉरिटी, इंद्रानी मुखर्जी की ग्रेसफुल प्रेजेंस, धर्म, हेमा, रणधीर, योगिता बाली और बाकी सब अपने अपनी जगह परफेक्ट थे। पर जीवन साहब की बात कुछ अलग थी। मेन विलेन प्ले करते समय भी जब वो कॉमेडी करते थे तो कमाल ही करते थे। फिल्म रिलीज हुई 4 हफ्ते के बाद रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस की एडवर्टाइजमेंट भी दी गई, जो बाद में मिस्टर देसाई की बाकी फिल्मों ने ओवरटेक कर दी। ओवरऑल चाचा भतीजा कामयाब रही। इसका बजट 1 करोड़ 36 लाख के करीब था। कलेक्शंस 3 करोड़ 5 लाख। वर्डिक्ट सेमी हिट। चाचा भतीजा के इस स्पेशल एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें।